नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। हम अपनी आज की इस क्लास में बात करेंगे राणा कुंभा के बारे में और राणा कुंभा के अंतिम समय के बारे में। हम राणा कुंभा के युद्ध अभियान पढ़ चुके हैं डिटेल में। आज हम राणा कुंभा का अंतिम समय पढ़ेंगे और उसकी उपलब्धियां पढ़ेंगे। कुंभा की साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियां, कुंभा की स्थापत्य के क्षेत्र में उपलब्धियां, कुंभा के दरबारी विद्वान, उनकी रचनाएं और कुंभा की उपाधियां। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे अपनी पिछली क्लास में कुंभा के युद्ध अभियानों के बारे में। देखिएगा साथियों, हम मेवाड़ रियासत की बात कर रहे हैं। क्लियर? मेवाड़ में राणा कुंभा का शासनकाल चल रहा है। ठीक है, राणा कुंभा। अब राणा कुंभा ठीक से राज कर रहा है, बढ़िया एकदम शासनकाल चल रहा है। अच्छा, इसका कार्यकाल क्या है? 1433 से लेकर और 68 तक। ये बड़ा शासक है। हमें हर बड़े राजा के, राजस्थान के हर बड़े राजा का कार्यकाल याद होना ही चाहिए। पहले ऐसा ट्रेंड था कि पेपर में कार्यकाल से संबंधित प्रश्न नहीं पूछते थे, शासनकाल नहीं पूछते थे, लेकिन अभी हाल ही की परीक्षाओं में शासनकाल से संबंधित भी प्रश्न आ चुका है। तो अब की बार क्यों नहीं आ सकता? आपकी परीक्षा में क्यों नहीं आ सकता? ये आप डिसाइड करो, है या ना? हमें जब एक बार एग्जामिनर ने ये पैटर्न दिखा दिया कि मैं इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता हूं, तो हमें उसकी तैयारी करके चलना है। और खासकर बड़े राजा का जो कार्यकाल है या शासनकाल है, वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये माना जाता है कि कुंभा ने, इसकी एक रानी थी कुंभल, इसकी एक रानी है कुंभल, और उस कुंभल की याद में इसने गढ़ का निर्माण करवाया, दुर्ग का निर्माण करवाया, है ना? गढ़ का निर्माण करवाया। अच्छा, अंग्रेजी कैसी विचित्र वो है कि उसमें शब्द बहुत कम है। अंग्रेजी में फोर्ट का मतलब भी किला है, दुर्ग का मतलब भी किला है। ठीक है, जबकि हिंदी में दुर्ग का मतलब दुर्ग है भैया, और किले का मतलब है छोटा स्वरूप। नहीं है बात समझ में? मैं दुर्ग की बात कर रहा हूँ, गढ़ की बात कर रहा हूँ। कुंभलगढ़ दुर्ग है ये, है ना? ठीक है ना? दुर्ग बहुत बड़ा होता है, किला बहुत छोटा होता है। दुर्ग के अंदर कई किले हो सकते हैं, पर लेकिन किसी भी किले में कोई दुर्ग नहीं हो सकता। नहीं है बात समझ में? किला अलग है और दुर्ग अलग है। किला अक्सर कर ऐसा होता था, राजा अपने निज निवास के लिए बनवा लेता था, जैसे रानी के लिए बनवा के गिफ्ट कर दिया, अपने रहने के लिए बनवा लिया, तो वो किला है। दुर्ग में राजा अपने लिए दुर्ग नहीं बनवा रहा है, अपनी पूरी प्रजा की सेफ्टी के लिए दुर्ग बनवा रहा है। अपने हाथी, घोड़े, तीर, तलवार, सेना, वो कंप्लीट रह सकती है किसमें? दुर्ग में, ना कि किले में। आगे के बात समझ में? किले और दुर्ग में फर्क। दोस्तों, ये गढ़ तो बहुत बड़ा है, कुंभलगढ़। इस कुंभलगढ़ के अंदर एक गढ़ बन रहा है, कटारगढ़। कौन सा गढ़? कटारगढ़। ठीक है, कुंभा अब इस अपने अंतिम समय में दोस्तों कटारगढ़ में रहेगा। यहां कुंभा ने अपने लिए महल बनवाए। कहां महल बनवा लिया कुंभा ने अपने लिए? कटारगढ़ में कुंभा ने अपने लिए महलों का निर्माण करवा लिया। यहां पर रहता है राणा कुंभा अपने अंतिम समय में। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, सुनिएगा दोस्तों। ऐसा कुछ राइटर मानते हैं कि कुंभा जब अपने अंतिम समय में था, यानी 1468 के आसपास था, तो इसको एक रोग हो गया, एक रोग हुआ, और रोग को माना जाता है उन्माद रोग हुआ। कैसा रोग हुआ? उन्माद रोग हुआ, यानी कि अगर इस रोग में व्यक्ति ने अगर कुछ डिसाइड कर लिया तो वो काम करेगा ही करेगा। इस प्रकार से रोग है। क्लियर? अब कुंभा यहां पर रहता है, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में उसके महल बन रहे हैं। यहां से अपने पूरे प्रशासन पर, अच्छा पूरा प्रशासन कहां है उसका? कंप्लीट मेवाड़ रियासत पर अपनी रखता है आंखें, निगाहें। इस कारण इस गढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख। इस गढ़ को नहीं कहते मेवाड़ की आंख। इस गढ़ को मेवाड़ की आंख क्यों कहते हैं? कोई रीजन बताओगे आप मुझे? क्योंकि यहीं पर कुंभा रहकर अपने पूरे प्रशासन पर अपनी निगाहें रखता था, इस कारण इस गढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख। कई बार एग्जामिनर ऐसा कर देता है, ऑप्शन में देता नहीं है, प्रश्न पूछ लेता है कि मेवाड़ की आंख निम्न में से है, और ऑप्शन में इसको नहीं देता कटारगढ़ को, तो कुंभलगढ़ सही है ना? अगर दोनों आ गए तो कटारगढ़ है। क्लियर? अपने अंतिम समय में यहां रह रहा है दोस्तों। यहां पर एक कुंड बताया जाता है, मामदेव कुंड। कुंड मतलब जलाशय। क्लियर? यहां पर एक कुंड था, मामदेव कुंड। कई जगह इस कुंड को मामादेव भी लिख दिया जाता है। यहां पर इसके समीप कोई मंदिर बताया जाता है भाई, और मंदिर है कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर। भगवान विष्णु का परम भक्त था कुंभा। क्लियर? अब कुंभा क्या है, अपनी दिनचर्या में उसकी सिंपल दिनचर्या चल रही है अंतिम दिनों में, कि वो अपना लंबा समय भगवान विष्णु की उपासना में व्यतीत करता है, और फिर कुंड में स्नान करके और आराम से उसके आसपास रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बड़ा पुत्र है, कुंभा का बड़ा पुत्र है उदा। कौन है दोस्तों? उदा। उदा आया कहां पर?
कुंभलगढ़ में यानी कि कटारगढ़ में, कुंभा के समीप आया कुंभा, और कुंभा उदा आया कुंभा के समीप बड़ा पुत्र। इस मामदेव कुंड के पास था कौन? कुंभा। और यहीं पर इस बड़े पुत्र ने अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। पिता को मार दिया। कब मारा दोस्तों? 1468 में। किसने मार दिया? उदा ने अपने पिता की क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी। क्लियर? अच्छा, जो बाप को मारेगा, पिता को मारेगा, क्या उसे हम पितृहंता नहीं कहेंगे भाई? कहेंगे पितृहंता। इसको मेवाड़ का पितृहंता माना जाता है। किसको? उदा को। अगर आपसे कोई पूछ ले, अब एक अच्छा ट्रेंड और एग्जामिनर ने पकड़ा है कि वो किसी बड़े राजा का नाम पूछता है, बड़े राजा का नाम लेता है और नाम लेकर ये पूछता है इसके बाद गद्दी किसने संभाली या इसके बाद राजा कौन बना। तो क्या हमसे ऐसा नहीं पूछ सकता कि कुंभा के बाद मेवाड़ का राजा कौन बना या मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? तो उदा बैठा। कौन बैठा? उदा बैठा है कुंभा के बाद। देखो इसका शासनकाल देखो कब से कब तक है, 1473 तक। बड़े उतार चढ़ाव में, बड़े संघर्षों में, बड़ी उठापटक में इसके ये 4-5 साल निकलते हैं और लगातार इसका विवाद चल रहा है मेवाड़ी सरदारों से और इसके छोटे भाई किससे? रायमल से। इसका छोटा भाई है रायमल, कुंभा का छोटा बेटा है कौन? रायमल। रायमल राज करेगा दोस्तों। इसके बाद इसको रायमल यहां से भगा देगा, इसको पराजित करेगा रायमल 1473 में, और 1509 तक मेवाड़ की गद्दी पर राज करेगा कौन? राणा रायमल। आपसे अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि कुंभा की मृत्यु के बाद राजगद्दी किसने संभाली, तो उदा ने संभाली है। रायमल मत कर देना। हाँ, ऐसा हो कि भाई ऑप्शन में उदा है ही नहीं तो फिर रायमल करोगे आप, है ना? और अगर रायमल से पहले हमें उदा मिल जाए, या ऑप्शन 1 में मिले, 2 में मिले, 3 में मिले, 4 में मिले, तो ये बीच का जो कार्यकाल है ये उदा का है, लगभग 4-5 साल। आगे के बात समझ में? ये इसकी मौत से जुड़ी हुई घटनाएं थी। अपन इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद इसके निर्माणों की, इसकी उपाधियों की और इसकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। पहले एक बार कुंभा वाले जो पूरा कंसेप्ट है उसको अपन क्लोज कर देते हैं इसको यहां तक। ठीक है, तो युद्ध अभियान हमने पढ़ी लिए पूरे, कंप्लीट के कंप्लीट। अब इसको एक बार अपन यहाँ ये जो मरने वाली घटनाएं हैं इनको लिख लो एक बार। चलो लिखना शुरू करो, लिखो, लिखिए। कुंभा को अपने अंतिम समय में, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। कुंभा को अपने अंतिम समय में उन्माद, उन्माद का मतलब किसी को क्या समझाओगे? आपके किसी कार्य के लिए उतारू हो जाना कि भाई मैं करूंगा तो करूंगा, है ना? कुंभा को अपने अंतिम समय में उन्माद नामक रोग हुआ। कुंभा को अपने अंतिम समय में उन्माद नामक रोग हुआ। अगली लाइन, कुंभा के ही बड़े पुत्र उदा ने, कुंभा के ही बड़े पुत्र उदा ने, कुंभा के ही बड़े पुत्र उदा ने 1468 में, 1468 में कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मामदेव कुंड, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मामदेव कुंड के समीप, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मामदेव कुंड के समीप कुंभा की हत्या कर दी। कुंभा की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्लियर? एक स्टार लगाना। अगली लाइन, उदा को मेवाड़ का प्रथम पितरंता, देखो मेवाड़ में एक ही हुआ है ना, प्रथम बोल दो या पितरंता बोल दो। उदा को मेवाड़ का प्रथम पितृहंता माना जाता है। उदा को मेवाड़ का प्रथम पितृहंता माना जाता है। क्लियर? ये जो मेवाड़ की आंख वाला जो मैंने बताया कटारगढ़ को कहते हैं, ऐसा हम बात करेंगे दुर्ग में, जब हम कुंभलगढ़ दुर्ग और कटारगढ़ दुर्ग पढ़ेंगे कला संस्कृति वाले पोर्शन में। ठीक है ना? चलो एक स्टार लगाओ कुंभा की प्रशंसा में, लिखो। हरविलास शारदा ने, हरविलास शारदा ने कुंभा को एक महान निर्माता, एक महान सेनाध्यक्ष, हरविलास शारदा ने कुंभा को एक महान निर्माता, कौमा एक महान सेनाध्यक्ष, कौमा एक महान शासक, एक महान शासक और बड़ा विद्वान, बड़ा विद्वान कहा है। इसी लाइन में लिखना आगे।
हरविलास शारदा के अनुसार राणा कुंभा हरविलास शारदा के अनुसार राणा कुंभा राजस्थानी शासकों में ही नहीं भारतीय शासकों में अग्रणीय शासक थे। राजस्थानी शासकों में ही नहीं भारतीय शासकों में अग्रणीय शासक थे। अग्रणीय शासक थे। बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं हरविलास शारदा किसकी? कुंभा की। यानी कि कुंभा को आपको शॉर्ट में क्या याद रखना है? कुंभा की हर चीज को क्या कह रहे हैं? महान। महान निर्माता है, महान सेनाध्यक्ष है, महान विद्वान है, बड़ा विद्वान है और महान शासक है। और वो ये कह रहे हैं कि कुंभा राजस्थानी राजाओं में सुपरस्टार नहीं था, वो तो भारतीय राजाओं में कौन था? सुपरस्टार था, एक तरह से अग्रणीय था, है ना। बाकी के सब इसके पीछे, सबसे आगे। अब लिखो, डॉक्टर ओझा ने कुंभा को बड़ा विद्वान और विद्वानों का सम्मान करने वाला शासक डॉक्टर ओझा ने कुंभा को बड़ा विद्वान और विद्वानों का सम्मान करने वाला शासक एवं सिसोदिया शासकों में सबसे प्रतापी शासक माना है। सिसोदिया शासकों में सबसे प्रतापी, यानी कि जितने भी सिसोदिया राजवंश में राजा हुए उन सब में सबसे प्रतापी राजा है कौन? कुंभा। क्लियर? सबसे प्रतापी शासक माना है। दो तीन व्यक्ति हैं जो कुंभा की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। हरविलास शारदा हैं, अपने ओझा जी हैं, कर्नल टॉड ने भी प्रशंसा की है किसकी? कुंभा की, है ना, कुंभा की विजयों की, कुंभा के निर्माणों की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां तक कुंभा हमने कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करेंगे कुंभा के उपलब्धियों के बारे में। सबसे पहले कुंभा की उपाधियां देख लेते हैं, है ना। देखो कौन कौन सी उपाधियां कुंभा के नाम से जुड़ी हुई हैं। देखो कुंभा की उपाधियां, इसकी बहुत उपाधियां मिली हैं भाई कुंभा की, है ना। हम कुछ एक उपाधियों को लिख लेते हैं यहाँ कुंभा की कुछ एक उपाधियों का हम देखिए नोट कर लेते हैं कुछ एक उपाधियों को। हाँ देखना, सबसे पहली उपाधि और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली उपाधि है इसकी अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी उपाधि है दोस्तों? अभिनव भट्टाचार्य। अच्छा, ये तक पूछ चुका है एग्जामिनर कुंभा को टच करके, इस उपाधि का नाम लेके, कि भाई ये जो उपाधि है इसको क्यों मिली? तो ये श्रेष्ठ वीणा वादन के कारण मिली है। श्रेष्ठ वीणा वादन प्लस संगीत के क्षेत्र में अच्छी रुचि रखने के कारण या संगीत ग्रंथों की रचना करने के कारण। हमसे पूछा जाएगा कुंभा ने एक उपाधि धारण की है अभिनव भट्टाचार्य, ये क्यों धारण की? एक तो वो श्रेष्ठ वीणा वादक था, मैंने आपको पहले बताया था भाई, इसने तो एक दरबार में स्पेशल संगीत गुरु रख रखा है। कौन? सारंग व्यास। स्पेशल हायर कर रखा है कि तेरा काम क्या है, मुझे तू वीणा वादन करना सिखाएगा, संगीत सिखाएगा, है ना। ठीक है, दूसरी उपाधि देखो इसकी कौन सी है? राणे राय। अगली उपाधि है राणे रासु। राणे रासु, ठीक है। राय रायन, एक जैसी लग रही है, राणे राय, राणे रासो, राय रायन, है ना। एक उपाधि सुनना इसकी हिंदू सुल्तान। सुल्तान मत कर देना, हिंदू सुल्तान, यानी कि मुस्लिम शासकों से हिंदुओं की रक्षा करने के कारण इसको ये उपाधि मिली, हिंदू सुल्तान। क्लियर? अगली देखना इसकी गुरु से संबंधित उपाधियां देखना, हाल गुरु, शैल गुरु,
दान गुरु, क्लियर, चाप गुरु आदि, गुरु से संबंधित आदि कर लेना, है ना। चाप गुरु मतलब श्रेष्ठ धनुर्धर होने के कारण, ये बहुत अच्छा धनुर्विद्या में ज्ञान रखता था, है ना। दान गुरु मतलब श्रेष्ठ दानवीर होने के कारण, है ना। और शैल गुरु पहाड़ी दुर्गों का निर्माता और विजेता होने के कारण इसको ये कहा जाता है, क्लियर। सुनो, अब इसको अपन देखते हैं, गुरु की उपाधियां हो गई। अब देखते हैं नरपति। नरपति का मतलब ऐसे मत सोचना सभी नरों का ये पति था, सबका हस्बैंड था। नरपति का मतलब है नरों में श्रेष्ठ, कि सभी जो कॉमन आदमी है ना, जो आम लोग होते हैं, उनमें श्रेष्ठ व्यक्ति है कौन? कुंभा। नरपति। अच्छा, अश्वपति का मतलब ऐसा मत सोचना अश्वों का हस्बैंड। अश्वपति का मतलब क्या है कि ये बहुत अच्छा घुड़सवारी करता था, क्लियर। अश्वपति, नरपति, अश्वपति, गणपति, क्लियर। अब देखो नंदिकेश्वर, ये अलग अलग से नाम है। ताड़केश्वर, संग्राम विशंभरु, संग्राम विशंभरु, क्लियर। अब तो मुझे ऐसा लगता नहीं इसकी एक आध उपाधि बची हुई है, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखो अभिनव भट्टाचार्य, स्पेशली इसको मिली है वीणा वादन के कारण और संगीत के क्षेत्र में अच्छी रुचि रखने के कारण या संगीत ग्रंथों की रचना करने के कारण, ठीक है। रानी रासो कहा जाता है इसको, रानी राय कहा जाता है इसको, राय रायन कहा जाता है, हिंदू सुल्तान कहा जाता है, हाल गुरु, दान गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, नरपति, अश्वपति, गणपति, क्लियर। और नंदिकेश्वर, ताड़केश्वर, संग्राम विशंभरो। अंत में हम ये लिख लेंगे इसकी उपाधियों का वर्णन कहां से मिलता है ना। कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर उपाधि नहीं पूछता और ये पूछ लेता है कि भाई कुंभा की जो उपाधियां हैं उनका वर्णन कहां से मिलता है। अरे आप सोचोगे यार ये तो गड़बड़ कर दी, अपन ने तो इसकी 4-5 उपाधियां याद कर रखी हैं, पर लेकिन ये नहीं मिला। इसके समय के शिलालेख मिले, उनमें इसकी उपाधियों का क्या मिलता है दोस्तों? वर्णन मिलता है, क्लियर। ठीक है, अब आप इसको नोट करो, एक बार नोट करो, उसके बाद अपन यहां स्टार लगा लेंगे। चलिए, अब इसके नीचे स्टार लगाओगे, यहां पर लिखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति और, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा की उपाधियों का वर्णन मिलता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा की किसका? हाँ, एक स्टार लगाओ, लिखना कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार और कर्ण एवं भोज के समान दानवीर, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार, धर्म एवं पवित्रता का अवतार और किस किस के समान? कर्ण एवं भोज के समान दानवीर लिखा गया है।
सुनिएगा भाई, अब हम बात करते हैं कुंभा की रचनाओं के बारे में, है ना। कुंभा बहुत विद्वान व्यक्ति बताया जाता है इतिहास में। इसने कई पुस्तकें तो स्पेशली संगीत पर लिखी हैं, और सबसे ज्यादा इसकी जो रचनाएं हैं वो संगीत पे है ना। देखना, सबसे पहला और प्रमुख ग्रंथ है इसका संगीत राज, यानी कि राज का मतलब हम वैसे समझें कि सभी संगीत ग्रंथों का राजा है ये। पीछे लिख रहा है उसके क्या, राज, संगीत राज। दोस्तों इसमें संगीत के तीनों विधाओं का वर्णन मिलता है, जैसे गीत, नृत्य और वाद्य। भाई संगीत की यही तो विधाएं होती है, विधाएं मतलब पैटर्न, कि भाई गीत है और नृत्य है और वाद्य है। क्लियर। इसमें तीनों विधाओं का वर्णन मिलता है, और ये जो ग्रंथ है इसको कुंभा ने 5 भागों में डिवाइड किया है। एक तो हम लिख देंगे कि भाई संगीत की तीनों विधाओं का इसमें वर्णन मिलता है, और दूसरा इसके कितने भाग हैं दोस्तों, 5 भाग हैं इसके। कितने भाग हैं, 5 भाग हैं इसके। दूसरा हम लिख देंगे भाई इसके कितने कितने भाग हैं, कुल 5 भाग हैं इसके। ठीक है, इन 5 ही भागों का हम यहां पर नाम लिखेंगे भाई, ये कौन कौन से भाग हैं इसके। दूसरा, इसने अगली संगीत पुस्तक लिखी है संगीत मीमांसा। कौन सी पुस्तक लिखी है, संगीत मीमांसा। अगली है संगीत रत्नाकर पर टीका। दोस्तों संगीत रत्नाकर इसकी पुस्तक नहीं है, उस पर ये टीका लिख रहा है। टीका का मतलब छोटा रूप, समरी। आगे की बात समझ में। इसने रसिक प्रिया इसकी पुस्तक नहीं है, रसिक प्रिया पर ये क्या लिख रहा है, टीका। चंडी शतक इसकी पुस्तक नहीं, बाण भट्ट की पुस्तक है, उस पर लिख रहा है क्या, ये टीका, है ना। टीका मतलब छोटा रूप, समरी। बड़ी पुस्तक कुछ और है, इसने उस पर उसकी स्टडी करके और जो जो चीजें इसको पसंद आई उनकी इसने एक समरी बना दी, उसको नाम दिया इसकी टीका, है ना। जैसे कोई रामायण के छोटा रूप बनाए तो वो कह देगा रामायण की टीका। आगे की बात समझ में आया ना। ठीक है, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर पर टीका, मैंने स्पष्ट लिखा है पर टीका, जिससे आप समझ जाओ, है ना। कई बार इसको हम सीधे लिख देते हैं कि संगीत रत्नाकर टीका, तो आप ये कहोगे किसकी पुस्तक है, इसने संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है। ठीक है, रसिक प्रिया पर टीका। दूसरा चंडी शतक, या कई बार चंडी सातक लिख देते हैं इसको कुछ गाइड में, चंडी शतक है पर टीका। फिर इसने लिखा है दोस्तों क्या, संगीत प्रबंध, वाद्य प्रबंध, सूर्ण प्रबंध, सुधा प्रबंध, हरि वार्तकी, काम राज रति सार। काम शास्त्र पर ग्रंथ लिख दिया, ये बड़ा अद्भुत व्यक्ति है। क्लियर। अब कुंभा ने कुछ नाटक लिखे, इसके 4 प्रमुख नाटकों के हमें नाम मिले, और चारों अलग अलग भाषा में लिखे। एक कन्नड़ भाषा में लिखा है, एक मराठी में लिखा, एक संस्कृत में लिखा, और एक मेवाड़ी में लिखा, है ना। इसके कुछ हम नाटकों की यहां बात करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। इसकी सबसे ज्यादा ये पुस्तक पूछी जाती है संगीत राज। क्लियर। देखो, एक तो इसमें तीनों क्या मिलती है, संगीत की तीनों विधाओं का वर्णन है। जैसे मैं लिखूं क्या, वाद्य, अगला नृत्य, और अगला अरे गीत, है ना। तीनों मिल गई, है ना। दूसरा हमने ये देखा कि इसके कितने भाग हैं, 5 भाग। जैसे आप सपोज कीजिए ये संगीत पर ग्रंथ है, आप थोड़ी देर के लिए मान लो मैं आपको कोई भी गीत लिखकर दूं, कोई भी गाना लिखकर अगर मैं आपको देता हूं, तो आप क्या करोगे सबसे पहले, हाँ। ऐसा तो नहीं कि उसको कागज को गोल करके और खा जाओगे, ऐसा करोगे क्या आप, बचपन में किया था कभी ऐसा, 10th में, बोर्ड में, या कहीं चीटिंग कर रहे हो, आपने देखा होगा, रहते थे क्लास में चीटर, ऐसे डेंजर टीचर, ऐसे डेंजर चीटर रहते थे कि जैसे ही फ्लाइंग वाले आते ना, वो नकल के कागजों को खा जाते। हाँ, वो कहते कहाँ है, नकल कहाँ है, तो कहते गुरुजी अब तो गई पाताल लोक में, अब तो आपको सुबह ही आना पड़ेगा, कोई एविडेंस नहीं है। और अगर उस हॉल में इधर उधर फेंक देते तो पकड़े जाते। क्यों, स्टूडेंट बता देता ना गुरुजी इसने फेंका मेरी तरफ, तो प्रोग्राम आउट हो जाता, है ना। ऐसा मत करना। अगर आपको कोई गाना लिख के दे, कोई गीत लिख के दे, तो सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, जब हम उसको पढ़ लेंगे तो फिर क्या करेंगे, हाँ, थोड़ा थोड़ा उसको गाने का प्रयास करेंगे। अरे याद जब हो जाएगा पढ़ के, तो उसको क्या करेंगे, हम गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। जब हम थोड़ा थोड़ा गाना सीख जाएंगे तो अपन को ऐसा लगेगा यार कोई इंस्ट्रूमेंट और हो बजाने वाला, जिससे क्या है लय ताल मिल जाए। अब एक बजाने वाला चाहिए। अब गाना आप अच्छे से पढ़ लिया, पढ़ के गाने को सीख गए, गाने लग गए, गाने के बाद कोई बजाने वाला भी आ गया, मिल गया, तो आप कहोगे गुरुजी एक काम की कमी और है, एक नाचने वाली और आ जाए ना, अरेंज हो जाए कैसे भी, तो बिल्कुल आनंद ही आ जाएगा। आप गा रहे हो, बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, नाचने वाली नाच रही है, आपने कंप्लीट गाना खत्म कर दिया। मैं आपसे पूछूं कैसा रहा आज का, तो आप कहोगे सर आज तो रस ही आ गया, आज तो क्या आ गया, आनंद आ गया, मजा आ गया। अरे ऐसे तो बोलोगे, नहीं बोलोगे, आप मेरे साथ नहीं बोल रहे हो। स्टूडेंट क्या सबसे पहले नोट्स बनाना चाहता है, याद करना नहीं चाहता वो, हाँ।
देखो मैंने आपको ये पांचों भाग याद करवा दिए हैं इसके, और पांचों भाग पूछे जाते हैं। सबसे पहले गाने को क्या करेंगे, पाठ्य रतन कोश, पहला भाग। फिर क्या करेंगे, गाएंगे गीत रतन कोश, दूसरा भाग। फिर क्या करेंगे, बजाओगे नहीं, बजाने वाला चाहिए, वाद्य रतन कोश। अगला, हाँ, नृत्य रतन कोश। और फिर लास्ट में कहोगे आनंद आ गया, रस रतन कोश। अब बोल दो, पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, आप अगर इसका क्रम तोड़ दोगे तो याद नहीं होगा, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, रस रतन कोश। सब क्या है, रतन कोश, रतन कोश, रतन कोश और रतन कोश। बोलो बात समझ में आ गई क्या, है ना। ये कई कुंभा के संगीत ग्रंथ है, इनमें सबसे प्रधान, सबसे प्रमुख कोई ग्रंथ है तो उसके पीछे कुंभा ने राजा लगा दिया है, संगीत राज। कितने भागों में डिवाइड है, 5 भागों में। पहला, दूसरा, अगला, 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 बस। अब तो आनंद आ गया ना, याद हो गया। अच्छा, इसको ऐसे ही फ्लो में याद करोगे, कैसे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर टीका, रसिक प्रिया टीका, चंडी सातक टीका, संगीत प्रबंध, वाद्य प्रबंध, सूर्ण प्रबंध, सुधा प्रबंध, हरिवार्तकी, कामराज, रति सार। आगे की बात समझ में आया ना। इसको लिखना शुरू कर दें अब। ये कुंभा की क्या है, रचनाएं हैं। कई रचनाएं हो गई, ठीक है, लिख दो जल्दी। इसको भी लिखना सेम। आपने नोट कर लिया क्या, एक स्टार लगाइए इसके नीचे, लिखना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा कुंभा की रचनाएं एवं नाटकों की जानकारी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा की रचनाएं एवं नाटक, कुंभा की रचनाएं एवं ये वाले नाटक, इनकी नाटकों की जानकारी मिलती है, नाटकों की जानकारी मिलती है। सुनो, थोड़ा फन के लिए, मजाक के लिए सुनना, मजाक के लिए कैसे याद होंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कोई भी व्यक्ति हो, उसको जो रस आता है, रस मतलब आनंद, अपनी लोकल लैंग्वेज में आता है। जैसे कोई शेखावाटी का है तो उसको शेखावाटी बोलने में, सुनने में आनंद आता है। कोई मारवाड़ी है तो उसको मारवाड़ी बोलने और सुनने में आनंद आता है ना। कोई ढूंढान क्षेत्र का है, आमेर के आसपास का है, जयपुर के आसपास का, तो उसको ढूंढानी में बात करना और बात सुनना अच्छा लगता है। तो मुझे बताओ, कुंभा को रस कहाँ आएगा, मेवाड़ी में आएगा। कुंभा को रस किस भाषा में आएगा, तो उसने रस नंदिनी लिखा है किसमें। और देखो, सबसे सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, चतुर भाषा मानी जाती है, कौन सी, संस्कृत। कौन सी, संस्कृत। और मुरारी संगति है कन्नड़ में, इनमें से एक दो को पकड़ना, और नंदिनी व्रती है मराठी में। कुंभा को रस किस में आएगा, मेवाड़ी में। रस नंदिनी किस में लिखा, मेवाड़ी में। सबसे सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, श्रेष्ठ भाषा मानी जाती है संस्कृत। तो अतुल्य चातुर्य ये किस में लिखा है, संस्कृत में। और मुरारी संगति कन्नड़ में, और नंदिनी व्रती किस में, ऐसा हमें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। क्लियर। देखो, हमने कुंभा की उपाधियां पढ़ ली हैं, याद कर दी हैं। कुंभा के द्वारा रचित पुस्तकें और नाटक पढ़ लिए, याद कर लिए। अब हम चलते हैं कुंभा के निर्माणों पर। क्लियर। अब कुंभा के निर्माण, ठीक है, सुनिएगा, देखना। कुंभा के निर्माण देखते हैं भाई। सबसे पहले देखना साथियों, एक राइटर हुए श्यामल दास। श्यामल दास जी ने एक पुस्तक लिखी है, वीर विनोद। बोला करो, कौन सी पुस्तक, वीर विनोद। इस वीर विनोद में ये कंप्लीट मेवाड़ के बारे में डिटेल जानकारी दे रहे हैं
और ये कहते हैं वीर विनोद में श्यामल दास जी कि इस मेवाड़ में, केवल मेवाड़ की बात हो रही है ना कि राजस्थान की दोस्तों, इस मेवाड़ में अगर कुल दुर्ग देखें बड़े छोटे दुर्ग, तो वो दुर्ग हैं 84। कुल दुर्ग अगर मेवाड़ में हम सूची बनाएं तो वो छोटे बड़े दुर्ग कितने हैं? 84। कितने हैं? 84। इन 84 में से 32 दुर्ग, कितने दुर्ग? 32 दुर्ग का निर्माता बता दिया गया श्यामल दास जी ने। किसको? कुंभा को। 32 दुर्ग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनवाए किसने? कुंभा ने। अधिकांश दुर्गों का पुनः निर्माण करवाया। अधिकांश जो स्थान है या कोई महल कह लें, है ना, या कोई दुर्ग कह लें, तो उसका इसने क्या करवाया? पुनः निर्माण। कुल मिलाके 32 निर्माणों से नाम जोड़ दिया है श्यामल दास ने अपनी पुस्तक किसमें? वीर विनोद में। अब हम इसके बनाए हुए कुछ दुर्गों को देख लेते हैं, है ना। जैसे 2-5 दुर्गों को अपन यहां देखते हैं। देखना, कुंभा द्वारा दुर्गों का निर्माण या कुंभा के निर्माण। अभी लिखना नहीं है आपको, अभी हम अलग हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे श्यामल दास वाली बात को। देखो कौन कौन से दुर्ग बनवाए इसने, आपको कोई याद आता है क्या? कुंभलगढ़, वेरी गुड। सुनो, इसने निर्माण करवाया कुंभलगढ़ दुर्ग का। किस दुर्ग का? कहां पर है दोस्तों? राजसमंद में। ऐसा मत बोलते ना कि कुंभलगढ़ में। हाँ ठीक है। इसने बनवाया दुर्ग मंडलगढ़। कहां पर है? अरे भीलवाड़ा। ठीक है। इसने बनवाया दुर्ग बसंतगढ़। कई जगह इसको बसंती दुर्ग भी बोल देते हैं, बसंती। कहां पर है? इसने दुर्ग बनवाया अचलगढ़। कहां पर? सिरोही में। क्लियर। इसने दुर्ग बनवाया भोमट दुर्ग। कहां पर है? भीलवाड़ा। दोस्तों कुंभा ने चित्तौड़गढ़ को नहीं बनवाया, चित्तौड़गढ़ में निर्माण करवाए। इसने क्या किया? चित्तौड़गढ़ में 3 दरवाजों का निर्माण, सॉरी 7 दरवाजों का निर्माण करवाया। कितने द्वार बनाए? 7 अभेद द्वार बनाए कुंभा ने। ठीक है। और उसमें कई निर्माण करवाए, इसलिए चित्तौड़ का वास्तविक निर्माता माना जाता है किसको? कुंभा को। ऐसा हम लिखेंगे कहां पर? जब हम चित्तौड़गढ़ पढ़ेंगे कि चित्तौड़गढ़ में 7 द्वार किसने बनवाए? कुंभा ने। क्लियर, याद रखिएगा। कल्चर को बीच में ज्यादा मत आने दो हिस्ट्री में, वैसे ये कल्चर ही चल रही है, ये वाली ये कल्चर चल रहा है, स्थापत्य चल रहा है किसका? कुंभा का, है ना। देखो अब हम इससे जुड़े हुए कई निर्माणों को लिख लेते हैं। जैसे इसने एक मंदिर बनवाया था भाई, कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर। एक इसने मंदिर बनवाया कुंभा स्वामी मंदिर। एक इसने मंदिर बनवाया दोस्तों कुशाल माता का मंदिर, पता है ना आपको? कुशाल माता मंदिर। एक इसका प्रमुख निर्माण है श्रृंगार चवरी जैन मंदिर। जैन मंदिर। दोस्तों एक जो रणकपुर में मंदिर बन रहा है, पाली में, पाली के रणकपुर में मंदिर बन रहा है, आदिनाथ जी को समर्पित है। वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है आदिनाथ जी, जिनका नाम था ऋषभ देव जी। आदिनाथ इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वो उस तीर्थंकर वाली पद्धति में पहले हैं, सबसे पहले, है ना। उस मंदिर का निर्माण इस कुंभा के समय हुआ है और एक व्यक्ति ने करवाया था, धरणक साहा ने। किसने करवाया था? वो अपन बाद में लिख लेंगे, है ना। और इसने एक बनवाया विजय स्तंभ। क्या बनवाया? विजय स्तंभ, या हम इसको कीर्ति स्तंभ कह सकते हैं। अभी अपन लिखेंगे, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे यहां पर, विजय स्तंभ के बारे में, है ना। बाकी के दुर्गों के बारे में हम बात करेंगे कला संस्कृति के एक दुर्ग चैप्टर में, स्थापत्य वाले चैप्टर में। ये मंदिर निर्माण, दुर्ग निर्माण, मकबरा निर्माण, छतरी निर्माण, है ना, ये वहां पर पढ़ेंगे। ये पढ़ लेंगे एक विजय स्तंभ का, क्लियर एकदम, इसको पढ़ लेंगे यहां पर, है ना। अब आप इसको लिखोगे, इस वाले को डालोगे हेडिंग, कुंभा की स्थापत्य के क्षेत्र में उपलब्धि। कुंभा की स्थापत्य के क्षेत्र में उपलब्धि या उपलब्धियां। कुंभा की स्थापत्य के क्षेत्र में उपलब्धि या उपलब्धियां। ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए, लिखो। श्यामलदास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद, श्यामलदास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में
श्यामलदास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में मेवाड़ में बने 84 दुर्गों में से, मेवाड़ में बने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता, 32 दुर्गों का निर्माता राणा कुंभा को माना है। 32 दुर्गों का निर्माता किसे माना है? राणा कुंभा को माना है। एक स्टार लगाइएगा, लिखो राणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक, राणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक एवं कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक, कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक एवं कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी माना जाता है, एवं कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी माना जाता है। क्लियर? अब इसके अंदर एक छोटी सी हेडिंग लगानी है आपको, क्या? कुंभा के निर्माण। क्लियर? ये नोट कर दो बिल्कुल सेम। कर लिया क्या ये नोट आपने? कर लिया ना? एक मचान दुर्ग और लिख लेना, मचान दुर्ग, ये सिरोही में ही है दोस्तों, है ना? मचान दुर्ग कहां लिखोगे आप? सिरोही, है ना? ये कुंभा ने मीरों के प्रभाव को कम करने के लिए बनवाया है। मीरों के प्रभाव को कम करने के लिए, और इस दुर्ग का क्या करवाया उसने? निर्माण करवाया है। ठीक है, सुनिएगा। एक मैं आपको बता रहा था कि कुंभा के समय रणकपुर, रणकपुर अपना पाली में पड़ता है भाई, है ना? यहां पर एक जैन मंदिर बना है, और वो जैन मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ जी को, जिसको अपन आदिनाथ जैन मंदिर भी बोल सकते हैं, है ना? तो इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? कुंभा से संबंध है भाई इसका। किसने करवाया है? कुंभा के काल में, ऐसे लिख देंगे सेम, कुंभा के काल में निर्माण किसने करवाया है? रणक शाह ने। किसने करवाया है? ठीक है, चलो करो नोट एक बार इसको, फिर हम चलते हैं विजय स्तंभ की ओर। सुनिएगा, अब बात करते हैं हम विजय स्तंभ की। देखिए, पहले एक बार विजय स्तंभ को समझना, उसके बाद हम नोट करेंगे, है ना? देखो, विजय स्तंभ को एक बार पहले समझेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद उसको नोट करेंगे। देखो मैं कितना बढ़िया विजय स्तंभ बनाऊंगा, मैं बहुत अच्छा पेंटर हूं बचपन से ही, ऐसे मैं विजय स्तंभ बनाऊंगा। क्लियर? देखो ऐसे, इस प्रकार से लग रहा है ना विजय स्तंभ जैसा? नहीं लग रहा? अरे हंसिए मत, जो मुझे समझाना है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसी में समझा दूंगा। फिर इसका फोटो खोलेंगे जो इमेज है ना? देखो, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, विजय स्तंभ कुल कितने मंजिला है? अब मंजिल गिनो आप, कितनी हो गई? अरे कितनी हो गई? 7 और 8, और ऊपर वाली 9। अच्छा, विजय स्तंभ कुल कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। देखो विजय स्तंभ, पहला प्रश्न आएगा कि ये जो विजय स्तंभ है ये कुल कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है, निर्माण किसने करवाया? तो आप कहोगे इसका निर्माण करवाया है किसने? राणा कुंभा ने। प्रश्नों के अकॉर्डिंग चलते जाना, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, क्या कारण था निर्माण का? बताओ। मालवा विजय, ऐसी क्या उपलब्धि हासिल की थी भाई कुंभा ने? मालवा रियासत पर विजय प्राप्त की थी, सारंगपुर युद्ध में कुंभा जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा, कुंभा ने इसको किसे समर्पित किया? भगवान विष्णु को। किसको समर्पित है ये?
भगवान विष्णु जी को समर्पित है। जैसे आप अब की बार आप सेलेक्ट हो जाते हो, है ना, आपने तो मेहनत की है, कुंभा ने तो मेहनत की थी मालवा को जीतने में, लेकिन फिर भी वो इस विजय का श्रेय दे रहा है किसको? भगवान को। अरे आप भी दोगे, जिस भी भगवान की उपासना करते हो, है ना, तो ये कहोगे हाँ यार कहीं ना कहीं मेरे देवी देवताओं ने मेरा काम बना दिया, है ना। तो कुंभा समर्पित कर रहा है इसको किसको? भगवान विष्णु को। आगे चलना, आपसे पूछा जाएगा इसका शिल्पी कौन था, तो आप कहोगे इसका शिल्पी है मंडन मिश्र। कौन है? मंडन मिश्र। ये कुंभा का प्रमुख शिल्पी है, मंडन मिश्र। क्लियर। आपसे पूछा जाएगा इसका वास्तुकार कौन था? कौन? वास्तुकार। दोस्तों इसका वास्तुकार है जैता। कौन है? जैता। और जैता के 4-5 टावर हैं, वो सब लगे रहे डैडी के साथ, है ना। देखो, नापा, पोमा, पूंजा, पूजा नहीं है, पूंजा, गणेश और बलराज, ये इसके 4-5 टावर हैं, ये लगे रहे डैडी के साथ। वो ठीक है, हम क्या करेंगे, फ्री कोरोना में थे तो अपन फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपसे पूछा जाएगा इसका निर्माण का समय क्या रहा? समय आप कहोगे 1440 से लेकर और 48 तक। अगला आपसे पूछा जाएगा कुल खर्च कितना आया कुंभा का? 90 लाख रुपए। कितने लाख? 90 लाख। कुल मंजिला कितना है? 9 मंजिला। कुल ऊंचाई पूछी जाएगी, ऊंचाई आप कहोगे 122 फीट। कितनी? आपसे कुल सीढ़ियां, देखो ये चढ़ रही सीढ़ियां, कुल सीढ़ियां पूछी जाएंगी, आप कहोगे 157 सीढ़ियां हैं। कुल सीढ़ियां पूछी जाएंगी, कितनी बताओगे? 157। आपसे दोस्तों इसके जो बेस है ना, जो चबूतरा बन रहा है, उसकी कुल चौड़ाई पूछी जाएगी, तो आप कहोगे 30 फीट। कितने फीट? 30 फीट। ये जो विजय स्तंभ वैसे भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिख रहा है भाई? अल्लाह लिख रहा है। तीसरी मंजिल पर कितनी बार? 9 बार। इस पूरे विजय स्तंभ में मूर्तियां ही मूर्तियां हैं, है ना। एक ऐसी मंजिल है जिस पर मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं। कौन सी मंजिल? 8वीं मंजिल। इस विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है, उस पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है भाई। इस कारण हम इसका मूल नाम मानते हैं कीर्ति स्तंभ, क्योंकि जो प्रशस्ति जहां से मिलती है उसका वही नाम होता है। यह विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया, इस कारण इसको कहते हैं जीत का स्तंभ, विजय का स्तंभ। स्तंभ मतलब खंबा। अरे खंबा टाइप है बिल्कुल, एकदम ऐसे ऊंचा है, लंबा है ना, ज्यादा चौड़ा है नहीं। तो आगे के बात समझ में। इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर कितनी बार? 9 बार। क्या लिख रहा है? अल्लाह लिख रहा है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पर क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति सी। ठीक है। इसकी जो 5वीं मंजिल है, परीक्षा में प्रश्न पूछा था, विजय स्तंभ की जो 5वीं मंजिल है, उस पर जो वास्तुकार है ना, वास्तुकार, इसकी मूर्ति लग रही है और इसके टावरों के लिख रहे हैं नाम। पिताजी की तो मूर्ति ये मुख्य था, ये हाथ बटाने वाले हैं, है ना, समझ रहे हो, लेबर वो। अरे घर बैठे थे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता होगा इनको, 400-500 रुपए लगभग, शाम को 400-500 रुपए घर ले जाते होंगे, ज्यादा नहीं तो और कोई रिचार्ज करा लेते होंगे फोन में। अरे और क्या करते होंगे, है ना। पिताजी को नहीं देते होंगे पर कंफर्म है। हाँ क्लियर। एक बार वापस सुनना, अभी हम विजय स्तंभ को याद कर रहे हैं। देखो विजय स्तंभ कुल कितने मंजिला है? बोलना है सबको, ऐसे नहीं। कितने मंजिला है? अच्छा, कुल कितना ऊंचा है? 122 फीट। कुल सीढ़ियां, कुल चौड़ाई, अरे कुल मंजिल, कुल ऊंचाई, कुल सीढ़ियां, कुल चौड़ाई, तीसरी पर कितनी बार? क्या लिख रहा है? अरे तीसरी पर कितनी बार? क्या लिख रहा है? समय कब से कब तक बना? 1440 से 48। अच्छा, किसने बनवाया? किस कारण बनवाया? किस भगवान को समर्पित किया? सभी मंजिलों पर मूर्ति है, कौन सी पर नहीं है? अच्छा, 9वीं पर क्या है? इसकी डिजाइन किसने बनाई? डिजाइन, डिजाइन बनाने वाला है, नक्शे बनाने वाला कौन? शिल्पी मंडन। और उस नक्शे को धरातल पे उतारने वाला, बनाने वाला वास्तुकार कौन है? जैता। जैता के सहयोगी पिता, इसके पुत्र हैं नापा, पोमा, पूंजा, गणेश और बलराज। खर्चा कितना हुआ? 90 लाख। बोलो बात समझ में आ गई? ये हमने एक नॉर्मल सी जानकारी देखी है किसकी? विजय स्तंभ की, है ना। अब हम इसके बारे में ये देखेंगे कौन व्यक्ति इसके बारे में क्या कहता है, उपनाम इसके। फिर इसे कहीं प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया है क्या, तो उसकी बात करेंगे। अब देखो डिटेल में चलते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है जिस पर सबसे पहले 15 अगस्त 1949 के दिन 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। इससे पहले राजस्थान की किसी इमारत पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ था, सबसे पहले यही हुआ 15 अगस्त 1949, है ना। 50 में 1 कम है ना, तभी तो 1 रुपए का है। 50 में 1 कम 49, तभी तो 1 रुपए का डाक टिकट है, आया ना। ठीक है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस, आपने देखा होगा जितने भी पुलिस वाले बंधु हैं उनके कंधों पे रहता है,
ऐसे बिल्ला लगा होता है ना, उसमें बना रहता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। एक संस्था और थी क्रांतिकारियों की, वीर सावरकर की, है ना, उसका भी प्रतीक चिन्ह क्या था, विजय स्तंभ था, है ना। और उस संस्था में किसी भी व्यक्ति को जब ज्वाइन कराते थे ना, शपथ दिलाते थे, तो उसको विजय स्तंभ की शपथ दिलाते थे, क्योंकि ये कुंभा की विजय का प्रतीक है, यानी कि हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है और झुकना नहीं है, अपन चलते जाएंगे, है ना। वीर भारत सभा थी सावरकर की, उसका भी प्रतीक चिन्ह है ना। ये कुछ ऐसी संस्थान है जिनका ये प्रतीक चिन्ह है। फिर हम देखेंगे लास्ट में इसके उपनाम कि किस व्यक्ति ने इसके बारे में क्या कहा है। क्लियर, ठीक है। अब हम इसको एक बार चित्र में देख लेते हैं, वरना अगर हमने इसको चित्र में नहीं देखा तो गड़बड़ करवा देगा ये गड़बड़ करवा देता। हर स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज है, हम ये नहीं पढ़े, अब हम पढ़े ये है कीर्ति स्तंभ उर्फ विजय स्तंभ। इसकी इस वाली मंजिल पे कौन सी प्रशस्ति, इस मंजिल पे कुछ नहीं है। 1 2 3 तीसरी मंजिल पे 9 बार क्या लिख रहा है, अल्लाह। अच्छा, वास्तुकार का नाम कहां है, 5वीं मंजिल पर। कौन सी मंजिल पर, वैसे भी ऐसे याद रखना, हमने उसके 5 पुत्रों के नाम लिखे हैं, जैता नापा पोमा पूंजा और जैता नापा पोमा पूंजा, गणेश और बलराज, है ना। तो इनके बाप बेटों के 5 बेटे हैं, 5वीं मंजिल पर बाप की लग रही मूर्ति और बेटों का लिख रहा है नाम। क्लियर, ठीक है भैया। अच्छा, इसका ये जो चौड़ाई है कुल कितनी है, कुल मंजिल 122। कौन है ये, कुल मंजिल कितनी, 9। कुल ऊंचाई 122 फीट। कुल सीढ़ियां इसके अंदर से ऐसे इस प्रकार से अंदर ही अंदर है, हाँ ठीक है। सभी मंजिलों में लग रही है मूर्तियां, अंदर भी, लेकिन एक में नहीं है, कौन सी पे, और देखो बाहर भी दिख रही होंगी आपको, ये मूर्तियां लग रही है, देखो इस प्रकार से ये मूर्तियां बन रही है, ठीक है। इसका निर्माण कब से कब तक करवाया गया था, 1440 से 1448 के बीच में। आगे की बात समझ में आपको आया ना। अच्छा, ये क्या है इधर दोस्तों, ये है जैन कीर्ति स्तंभ। सुनना, इसका निर्माण, इसका ये लगभग दोनों देखने में समान लग रहे हैं, दोनों चित्तौड़गढ़ में ही है, ये भी चित्तौड़ में, कुछ दूरी पर है। जब कुंभा ने ऐसा प्रस्ताव रखा अपने शिल्पियों के सामने कि भाई मैं विजय के प्रतीक में कोई शानदार इमारत बनवाना चाहता हूं, तो शिल्पी मंडल ने कहा महाराज क्यों ना हम इससे श्रेष्ठ बना दें, जो अपना जैन कीर्ति स्तंभ बन रहा है इससे श्रेष्ठ बना देते हैं। देखो ये 7 मंजिला है, कितने मंजिला है, और इसने बनवा दिया कितने मंजिला, 9। इसमें कितनी सीढ़ियां हैं, अरे इसमें 100, और इसमें सीढ़ियां कितनी है, केवल 96 सीढ़ियां। ये लगभग 75-76 मीटर ऊंचा है, फीट सॉरी, है ना। और ये कितना ऊंचा है, 122। भाई दोनों को ये कहे कि यार दोनों समान तो नहीं, अलग अलग है। देखिए 7 मंजिला है, ये 9 मंजिला है, इसकी कुल सीढ़ियां कितनी है, 96। इसकी कितनी है, ये लगभग 75-76 फीट ऊंचा है, और ये 122। इसका निर्माण 1440 से 1448, और इसका निर्माण हुआ है 12वीं शताब्दी में, है ना। इसका निर्माण करवाया है एक जैन व्यापारी था, बघेरवाल जैन जीजा साहब ने। और जब राजा था, जिस समय निर्माण हो रहा था, उस समय राजा था कुमार सिंह। कौन सा सिंह, कुमार सिंह, लिखा था हमने राजा का नाम कुमार सिंह, है ना। हम इसकी बात भी करेंगे, तभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, ये आदिनाथ जी को समर्पित है, आप थोड़ा डिटेल में जाके देखना। इसके यहां पर ये मूर्तियां लग रही, देखो इधर मूर्ति लग रही है, इधर जैन धर्म की मूर्तियां इधर, और जो गर्भगृह में मूर्ति है यहां, वो है किसकी, ऋषभ देव जी की, आदिनाथ जी की। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ये जैन धर्म को समर्पित है ना। आगे के बात समझ में, मैंने दोनों इसीलिए दिखाए आपको कि ये क्या है, विजय स्तंभ उर्फ कीर्ति स्तंभ, ये क्या है, जैन कीर्ति स्तंभ। आगे के बात समझ में। अब हम इसको नोट करना शुरू करें क्या, है ना। देखो अब इसको नोट करना शुरू करेंगे, आप अपने आप नोट करोगे। देखो मैं तो केवल आपको सिंबल बता दूंगा, मुझे पता है आप बहुत होशियार हो गए हो, है ना। देखो सुनना, हम बात कर रहे हैं विजय स्तंभ की, ऑब्लिक कीर्ति स्तंभ। ठीक है भाई, अब देखो आप कैसे नोट करोगे, मैं सिखा रहा हूं आपको नोट करना, आप फिल करते जाना बस। देखो आप कैसे फिल करोगे, देखो सबसे पहले निर्माण, उसके बाद समय और स्थान, भैया निर्माता का नाम आएगा ऊपर, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप करोगे यहां पर कारण, क्या कारण रहा निर्माण का, ठीक है। उसके बाद लिखोगे समर्पित,
किसको समर्पित है। उसके बाद कुल मंजिल, उसके बाद कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, उसके बाद कुल चौड़ाई, उसके बाद कुल सीढ़ियां, क्लियर, उसके बाद कुल खर्च। चलो फिल कर दो, फटाफट से फिल कर दो, सब आता है आपको ये, करो। देखना मेरे साथ करते रहना, इधर देखते भी रहना। निर्माता कौन है इसका, राणा कुंभा। ठीक है जी। समय और स्थान, समय कब से कब तक, 1440 से लेकर और 48 तक। किस जगह बन रहा है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। कारण देखो, कारण क्या है, मालवा विजय। कई बार मालवा विजय नहीं लिख के देता, युद्ध का नाम पूछ लेता है केवल सीधा, तो आप कहोगे सारंगपुर युद्ध में विजय, या सारंगपुर युद्ध में। मेरे साथ फिल करते रहो, ठीक है। अच्छा, समर्पित किसको है ये, आपका दोस्त नहीं है, भगवान विष्णु कहो, केवल विष्णु कह रहे हो, और जी और लगाओ पीछे। हाँ भगवान विष्णु जी, ऐसे बोल रहे हो डायरेक्ट, केवल विष्णु को समर्पित हो, अपना पड़ोसी है ना विष्णु, उसको। मंजिल कितनी है कुल, ये 122 कौन बता रहा है बार बार। ऊंचाई कितनी है, 122 फीट। चौड़ाई कितनी है, 30 फीट। सीढ़ियां कितनी है, 157। कुल खर्च कितना है, 90 लाख। लगभग 90 लाख रुपए में आग लगा दी कुंभा ने, जश्न मनाने के चक्कर में। हम और आप क्या जश्न मनाते हैं, छोटी मोटी पार्टी कर लेते हैं। हाँ, कुंभा ने पार्टी तो दी दी है, वो तो खर्चा जोड़ा ही नहीं है, ये तो केवल एक बिल्डिंग बनवा दी है कि नहीं भाई, हम कभी याद करेंगे तो हमें पता होना चाहिए इतने पैसे में आग लगाई अपन ने, ठीक है ना। हाँ जल्दी छापो। अच्छा आपने देखो मुझे याद नहीं दिलाया, वास्तुकार और शिल्पी, चलो यहां लिख लो। शिल्पी लिखो सबसे पहले। शिल्पी कौन है, मंडन मिश्र। ये कुंभलगढ़ का भी यही शिल्पी है, मंडन मिश्र। वास्तुकार कौन है बताओ। हाँ मुख्य वास्तुकार जेता ही है भाई। देखो वास्तुकार कौन है, जेता। और इसके पुत्र कौन कौन बताओ। नापा, कोमा, ऊंजा, गणेश और बलराम नहीं है। मैंने भाई मिस्टेक बलराम लिख दिया था क्या पहले, नहीं नहीं बलराज ही है, ठीक है। ये इसके टावर है सबके सब पुत्र, है ना। इसके नीचे लिख लोगे, 5वीं मंजिल पर मूर्ति प्लस पुत्रों के नाम। 5वीं मंजिल पर मूर्ति है और प्लस किसके नाम लिख रहे हैं, पुत्रों के नाम। नोट आपने ये, ठीक है। अब इसके बाद हम वो पॉइंट लिखेंगे जो मैं बोल रहा था, है ना। चलो लिखो, लिखना। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर कितनी बार दोस्तों, 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। आगे बढ़िए।
हाँ, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर, विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति, विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। अगली लाइन, हाँ, अगली लाइन लिखना, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है। वैसे स्थित थी, है ना, अभी हम समझेंगे। बिजली गिर गई थी एक बार इस पर, और ऊपर की लगभग एक मंजिल 9वीं तो क्षतिग्रस्त हो गई थी, 8वीं पर भी इफेक्ट पड़ा था, है ना, तो उसमें वो टूट गई थी प्रशस्ति। अभी लिखेंगे, हाँ हाँ, है या थी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, लिखना, विजय स्तंभ राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है, विजय स्तंभ राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 के दिन, 15 अगस्त 1949 के दिन 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। हाँ, 1 रुपए का क्या जारी किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको यहां समझा रहा था विजय स्तंभ इस जगह, ये दोस्तों इसकी क्या है, ऊपर की ये मंजिल 9वीं मंजिल बिजली गिरने के कारण टूट गई थी। ठीक है, अब इसका रूप बड़ा गंदा लगता है, पहले तो बहुत अच्छा लगता था विजय स्तंभ, अब इसका रूप बिगड़ गया। आपसे पूछा जाएगा विजय स्तंभ को वापस रूप किसने दिया, तो आप कहोगे स्वरूप सिंह। वापस रूप का मतलब पुनः निर्माण किसने करवाया? भाई विजय स्तंभ का जो टॉप है वो टूट गया, ठीक है, तो अब इसका रूप बिगड़ गया, इसको वापस रूप दिया किसने? स्वरूप सिंह ने। क्लियर, लिखो, विजय स्तंभ की, अगली लाइन लिखना, विजय स्तंभ की ऊपरी मंजिलें बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हुई। विजय स्तंभ की ऊपरी मंजिलें बिजली गिरने के कारण क्या हुई? क्षतिग्रस्त हुई। इस कारण राणा स्वरूप सिंह ने, इस कारण राणा स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का पुनः निर्माण करवाया। इस कारण राणा स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का क्या करवाया? पुनः निर्माण करवाया। हाँ, विजय स्तंभ का क्या करवाया? पुनः निर्माण करवाया। आगे बढ़िएगा, लिखो, विजय स्तंभ, स्टार लगाइएगा, विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और अभिनव भारत, ये वीर सावरकर का संगठन था, क्रांतिकारियों का, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, कौमा, अभिनव भारत,
नामक संगठन का प्रतीक चिन्ह था। प्रतीक चिन्ह था। यह संगठन किसका था? वीर सावरकर का संगठन था। क्लियर? अभिनव भारत संगठन था जो किसका था? वीर सावरकर का। उसका भी प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ था। राजस्थान पुलिस का आज तक प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आज भी प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़िए। देखो, अब इसके बाद हम लिखेंगे इसके उपनाम कि कौन कौन व्यक्ति विजय स्तंभ के बारे में क्या कहता है। सुनना एक बार, पहले इधर ध्यान दीजिए। देखो, विजय स्तंभ के उपनाम लिख दिए हमने यहां पर। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने इसको कहा है संगीत की भव्य चित्रशाला। किसकी? संगीत की भव्य चित्रशाला। ठीक है। गोपीनाथ शर्मा जी कह रहे हैं लोक जीवन का रंगमंच। क्या कह रहे हैं? लोक जीवन का रंगमंच। क्लियर? डॉक्टर ओझा जी कह रहे हैं पौराणिक देवी देवता यानी हिंदू देवी देवताओं का अमूल्य, अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल नहीं है, कोष का मतलब खजाना। डॉक्टर ओझा जी कह रहे हैं कि ये हिंदू देवी देवताओं का, पौराणिक देवी देवताओं का क्या है? अमूल्य कोष है, यानी कि ऐसा खजाना है जिसका कोई मोल नहीं है। ठीक है। कर्नल टॉड ने कुतुब मीनार को जब देखा तो कर्नल टॉड लिख रहा है कि यार कुतुब मीनार से तो बेहतरीन, भव्य, अच्छा अपना क्या है? विजय स्तंभ है। देखो, कुतुब मीनार से भी बेहतरीन बताया किसको? कर्नल टॉड ने, भव्य ने, इसने भव्य बताया कर्नल टॉड ने विजय स्तंभ को। रोम के टार्जन से तुलना की है फर्ग्यूसन ने। किसकी? विजय स्तंभ की। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण उपेंद्र नाथ डे इसको कहता है कि ये तो विष्णु ध्वजगढ़ है। इसकी जो 9 मंजिल है ना, 9 मंजिल, वो नव निधियों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है वो? नव निधियों का। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इस कारण वो कह रहा है कि ये तो विष्णु ध्वजगढ़ है। कौन कह रहा है? डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे। जय स्तंभ क्यों कहते हैं? आपको पता ही है। कीर्ति स्तंभ क्यों कहते हैं? आपको पता ही है। विक्ट्री टावर क्यों कहते हैं? आपको पता ही है। क्लियर? सेम छाप दो। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में। कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में बात करते हैं। हाँ, सुनिए, इसके बाद बात करेंगे कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में। यहां तक कंप्लीट हो गया है ना? सुनिए, अच्छा इसके बारे में आपको कुछ लिखवाना है क्या? इसके बारे में देखो, इसके बारे में, इसके बारे में। अच्छा देखो कैसे लिखोगे आप, है ना? मैं बोल रहा हूं, देखो यह कुल, ऐसे लिखना, कुल मंजिल कितनी है? 7 है। कुल ऊंचाई कितनी है? सॉरी, कुल सीढ़ियां कितनी है? कुल ऊंचाई 75, 76, है ना? कई जगह 76 मिल जाता है, 75, 76 है। अच्छा इसका निर्माता कौन है? जैन व्यापारी जीजा शाह, बघेरवाल जैन था, ऐसे लिख लेना वीडियो सुनकर, जैन व्यापारी जीजा शाह। इसके संबंधित राजा, जब ये निर्माण हो रहा था चित्तौड़ में, तो उस समय राजा कौन था? उस समय राजा था कुमार सिंह। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। ये समर्पित किसको है? जैन धर्म को समर्पित है, और ये मुख्यतः आदिनाथ जी को समर्पित है। इसको आदिनाथ स्मारक भी कहते हैं, और इसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। लिख लोगे इसको? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में। देखना, कुंभा के दरबारी, पहले इनको समझना, फिर उसके बाद नोट करेंगे हम। ठीक है? देखो, इस प्रकार से हमने हेडिंग डाल दी। अब यहाँ एक एक करके दरबारी विद्वान की सूची बना लेते हैं। देखो, पहले नंबर 1, सबसे पहला दरबारी विद्वान है इसका कान्हा व्यास। कान्हा व्यास, ठीक है? सुनिएगा दोस्तों, कान्हा व्यास क्या करेगा। देखो, कुंभा एक पुस्तक की रचना शुरू करता है, इधर समझना, वहां लिखेंगे। ये जो कुंभा है, राणा कुंभा, एक पुस्तक को लिखना शुरू करता है, और उस पुस्तक का नाम है एक लिंग महात्म्य। कौन सी पुस्तक है? अब जैसे ही इस पुस्तक को लिखता है तो कभी तो खिलजी आ जाता है, महमूद खिलजी, कभी कोई और काम लग जाता है इसको, कभी गुजरात वाले से झगड़ा हो जाता है, कभी नागौर वाले से झगड़ा हो जाता है, तो ये काम कई बार बीच में छूट गया। इसने इस पुस्तक के एक भाग को लिख दिया। कितने भाग को लिख दिया? एक भाग। एक भाग को राजा ने लिखा, इस कारण इसको कहते हैं राज वर्णन। राज मतलब राजा, वर्णन मतलब अपना वर्णन कर रहे हो। ठीक है? इस ग्रंथ के पहले भाग को कहते हैं क्या? राजवर्णन, जिसकी रचना किसने की? और काम छूट गया बीच में। अब कुंभा का मन नहीं करता बार बार, तो कुंभा ने अपने दरबारियों से कहा कि यार कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो हमारे इस ग्रंथ को पूरा कर सके? तो एक दरबारी ने बोला, महाराज एक व्यास जी है, बड़े शानदार है। बोले यार अपन उन पे करवा लेते पूरा। व्यास जी को बुलाया, तो व्यास जी ने कहा देखो महाराज, हम आपका ग्रंथ लिख दें, आप कहो तो आपको भी लिख दें, लेकिन क्या लगेगा? पैसा लगेगा। अपन व्यास जी मनी भाई के लिए काम करते हैं, है ना? लगभग व्यास जी जो
कथा सुना रहे हैं ना, आप समझते नहीं हो बैकग्राउंड में कितना पैसा चल रहा है धूमधाम से, समझ रहे हो ना। अब इसको इसने वेतन दिया, प्रश्न पूछा जाएगा कुंभा का वैतनिक कवि कौन था, कानाव्यास। मैं लिख दूं, देखो रचना, पहले तो इस यहां लिख देते हैं कुंभा का वैतनिक कवि। कवि, फिर उसके बाद लिखेंगे यहां रचना। बताओ इसने कंप्लीट किसकी रचना की है, एक लिंग महात्म्य। क्लियर, ठीक है। इसके पहले भाग की रचना किसने की, प्रथम भाग की रचना, बहुत सिंपल भाषा में नोट्स बना रहे हैं अपन, किसने की, कुंभा ने की। ठीक है, इस कारण इस प्रथम भाग का उपनाम है, इसका उपनाम, अरे ये प्रथम भाग का उपनाम है इस वाले का, पहले भाग का क्या कहते हैं इसको, राज वर्णन। क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके प्रधान शिल्पी मंडन की ओर। ये तो इसका एक दरबारी हो गया जिसने एक लिंग महात्म्य लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों मंडन की ओर, दरबारी नंबर 2, दरबारी नंबर 2। अब दरबारी नंबर 2 है मंडन मिश्र, मंडन मिश्र। सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि भाई ये कुंभा का प्रधान शिल्पी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये निवासी कहां का है। दोस्तों ये निवासी है गुजरात का, कहां का रहने वाला है, गुजरात का। अगर इसके पिता पूछ लिए जाए, पिता, तो आप बताओगे खेता ब्राह्मण, खेता ब्राह्मण, ठीक है। ये इसका खेता ब्राह्मण का कौन है, ये पुत्र है, सुनना। दूसरा ये कुंभा का प्रधान शिल्पी है, कुंभा का प्रधान यानी प्रमुख, प्रधान शिल्पी। जो शिल्पी डिपार्टमेंट है ना दोस्तों, उस शिल्पी डिपार्टमेंट का हेड था ये। शिल्पी तो कुंभा के दरबार में 50 हैं, लेकिन ये मुखिया है उन सबका, इसलिए कह रहा हूं मैं प्रधान शिल्पी। चित्तौड़गढ़ में जो निर्माण हुआ उसकी भी शिल्पी यही है, कुंभलगढ़ का तो मुख्य शिल्पी ये है, विजय स्तंभ का शिल्पी है ना। अब हम देखेंगे इसकी रचनाएं, इसने कई पुस्तकें लिखी हैं भाई, देखो कौन कौन सी रचनाएं हैं इसकी। वास्तु मंडन, वास्तु मंडन, वास्तु सार मंडन, वास्तु सार मंडन, रूप मंडन, रूप मंडन, वैद्य मंडन, वैद्य मंडन, शकुन मंडन, शकुन मंडन, कोधन मंडन, कोधन मंडन, ठीक है। राजवल्लभ मंडन, राजवल्लभ मंडन, और एक इसकी पुस्तक है देव मूर्ति प्रकरण। कौन सी पुस्तक है, देव मूर्ति प्रकरण। देखो कई पुस्तकें लिख ली अपन ने, वास्तु मंडन, वास्तु सार मंडन, रूप मंडन, वैद्य मंडन, शकुन मंडन, कोदन मंडन, राजवल्लभ मंडन और देव मूर्ति प्रकरण। क्लियर है, सुनिएगा दोस्तों। अब इसके 2-3 घर वाले हैं जो सीधे सीधे कुंभा के दरबार में रहेंगे, जैसे इसका एक भाई, इसके भाई का नाम है नाथा मंडन, इसका भाई है सगा, क्या है नाम, नाथा मंडन, ठीक है। एक इसका बेटा है और बेटे का नाम है गोविंद मंडन, कौन सा मंडन, गोविंद मंडन। एक इसका और बेटा है, उसका नाम है ईश्वर मंडन, कौन। एक फैमिली के 4-4 व्यक्ति कुंभा के दरबार में केवल एक ही काम कर रहे हैं, स्थापत्य का। किसका काम कर रहे हैं, केवल स्थापत्य का काम कर रहे हैं टोटली, ठीक है। एक बार यहां तक नोट करो, फिर आगे वालों का अपन नाम लिखेंगे, नोट करो। इसके बाद इसको नोट कर दीजिए, सेम सेम नोट कर देना। इस पुस्तक के 8 अध्याय हैं भाई, देव मूर्ति प्रकरण के, है ना। रूप मंडन के ये मूर्ति निर्माण की जानकारी देती है, मूर्ति निर्माण से संबंधित है, क्लियर। और इसके 6 अध्याय हैं, क्लियर। राजवल्लभ मंडन ये शकुन शास्त्र की पुस्तक है,
और इसके 14 अध्याय हैं। अध्याय का मतलब पार्ट, पोर्शन, ठीक है। हाँ, इसके शकुन ये 14 है, 14। खेत आए। नोट करो एक बार,